गाता मेरे स्वर में। मोहम्मद रफी को पता नहीं था कि वो संगीतकारों के बीच चल रहे कंपटीशन में बेवजह पिस जाएंगे। 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, और अपने खास दोस्त के साथ उनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। मोहम्मद रफी साफ दिल के इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके सभी लोगों से अच्छे संबंध थे, लेकिन इस गाने के बाद वो संगीतकार ओपी नैयर के निशाने पर आ गए। उधर से लेकर इधर जमा कर कब तक काम चलाओगे। नैयर को लगा कि मोहम्मद रफी ने जानबूझकर उन्हें और उनके संगीत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। मोहम्मद रफी साहब के लिए बड़ी तकलीफदेह स्थिति थी, क्योंकि वो दिल से किसी के लिए बुरा नहीं सोचते थे और ओपी नैयर तो उनके जैसे ही पंजाब से थे। दोनों के बीच में पंजाबी में खूब गपशप होती थी। ऐसे में रफी साहब के लिए जरूरी था कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ओपी नैयर की गलतफहमी दूर हो जाए। रफी साहब इन सब चक्करों में कैसे फंस गए और क्या दो संगीतकारों की लड़ाई में उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया? वो इस लड़ाई से कैसे पाक साफ होकर बाहर निकले, हम इस खास पेशकश में आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। 1950 और 60 का दशक हिंदी फिल्मों के संगीत का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि इस दौर में शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, नौशाद और रवि जैसे संगीतकारों ने एक से बढ़कर एक धुनें रची। दुनिया उसी की, जमाना उसी का। आधा है चंद्रमा रात आधी, जोत से जोत जगाते चलो। मैं उनसे प्यार कर लूंगा, याद न जाए। इन धुनों को जिन गायकों ने देश के कोने कोने में दर्शकों के दिलों तक पहुंचाया, उनमें मोहम्मद रफी, मुकेश, तलत महमूद, लता मंगेशकर, गीता दत्त और आशा भोसले आदि मुख्य थे। तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरा जूता है जापानी ये लग जा गले के फिर रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। तेरी सजनी हम क्या सोचे। उस दौर के संगीतकारों में शंकर जयकिशन व्यावसायिक रूप से सबसे कामयाब थे। शंकर जयकिशन ने हिंदी फिल्म संगीत में जो मुकाम हासिल किया है, वहां आज तक कोई संगीतकार नहीं पहुंच पाया। उन्होंने हिंदी फिल्मों के उस स्वर्णिम युग में एक छत्र राज किया। जिस जमाने में बड़े बड़े हीरो की सैलरी हजारों तक नहीं पहुंच पाती थी, उस दौर में उन्होंने एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपया फीस ली थी। उन्हें उस दौर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हीरो से भी ज्यादा फीस मिलती थी। आंखों आंखों में बात होने दो, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी। इस जोड़ी ने लगभग 170 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया, जिसे आज भी याद किया जाता है। मेरे सनम, ओ मेरे सनम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुमसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, फूलों की रानी बहारों की मलिका। शंकर जयकिशन राज कपूर के इनके स्थायी संगीतकार थे, लेकिन इसके साथ उन्होंने दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार और देवानंद के लिए भी खूब फिल्में की। उस दौर में अगर कोई संगीतकार शंकर जयकिशन को चुनौती देता नजर आ रहा था तो वो थे ओपी नैयर। हम दम मेरे खेल ना जानो, सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल। तो यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, कई बार मैंने दिल की उमंग को। जाने कहा मेरा जिगर गया जी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ओपी नैयर फिल्म संगीत में एक अलग तरह की ताजगी और रिदम लेकर आए थे, जिसके कारण उन्हें हिट मशीन कहा जाता था। उनके गाने शास्त्रीय रागों की कसौटी पर भले ही पूरे ना उतरते हों, लेकिन अपनी धुनों और संगीत से उन्होंने नए नए प्रयोग किए और सदाबहार गीत बनाए। वो इतने प्रतिभाशाली थे
कि हर फिल्म में उनकी एक सिग्नेचर ट्यून जरूर होती थी। इसलिए 1950 का दशक खत्म होते होते नैयर को शंकर जयकिशन के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाने लगा। 1956 में आई उनकी फिल्म सीआईडी तब 1 लाख रुपए की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने फिल्म नया दौर की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के पीछे नैयर की धुनों को श्रेय दिया। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया। जाहिर है इससे शंकर जयकिशन को एक तरह का खतरा महसूस होने लगा था। इसी दौर में एक फिल्म आई थी लव मैरिज। देव आनंद और माला सिन्हा इसमें लीड रोल कर रहे थे और इसका संगीत शंकर जयकिशन दे रहे थे। इसके गाने उनके प्रिय गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। यह भारत की पहली फिल्म थी जिसकी स्टोरी क्रिकेट पर आधारित थी। इस फिल्म में शंकर जयकिशन के ये गाने बहुत मशहूर हुए। सीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, दिल से दिल टकराए फिर दोनों घबराए, कहे झूम झूम रातें सुहानी। कहाँ जा रहे थे कहाँ आ गए हम, धीरे धीरे चल चांद गगन में। लेकिन इस गाने पर एक नया बवाल शुरू हो गया। नकल का धंधा चल नहीं सकता, एक दिन तो पछताना है। दरअसल इस गाने में एक पार्टी में वेस्टर्न धुनों पर थिरकते हुए युवाओं को देवानंद समझाइश दे रहे हैं कि टीन कर स्तर से सुर निकालना और गले पर जोर देकर गाना कतई संगीत नहीं है। शैलेंद्र इस गाने में कमर मटकाने को डांस मानने से भी इनकार करते हैं, लेकिन इस गाने से ओपी नैयर चिढ़ गए। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना। ओपी नैयर को लगा कि इस गाने के जरिए शंकर जयकिशन उन्हें निशाना बना रहे हैं। शंकर जयकिशन तो खैर उनके प्रतिद्वंदी थे, लेकिन उन्हें बुरा इस बात का लगा कि इस खुराफात में उनका खास दोस्त यानी मोहम्मद रफी भी शामिल है। नकल का धंधा चल नहीं सकता, एक दिन तो पछताना है। ओपी नैयर की ये नाराजगी जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री और अखबारों के गॉसिप में जाहिर होने लगी। जिन लोगों को दो संगीतकारों की इस लड़ाई में मजा आ रहा था, वो इसे खूब नमक मिर्च लगाकर परोस रहे थे। इसकी खबर मोहम्मद रफी तक काफी देर से पहुंची, क्योंकि रफी साहब ना तो किसी से संबंध बिगाड़ते थे और ना ही फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति में शामिल होते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन किसी जानने वाले ने उन्हें बताया कि आपके इस गाने से ओपी नैयर बहुत उखड़े हुए हैं। पहले तो रफी साहब को नैयर की नाराजगी का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने पूरे विवाद पर गौर किया तो उन्हें भी लगा कि वो बेवजह इस राजनीति का शिकार हो रहे हैं। ये खबर शंकर जयकिशन को भी थी और उन्होंने 2 बार इसका खंडन करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये कहा था कि ये गाना फिल्म की डिमांड पर बना है और उनका मकसद किसी पर सवाल उठाना नहीं है, लेकिन इस सफाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन महफिल से उठ जाओगे। ओपी नैयर बहुत खुददार और तुनक मिजाज संगीतकार थे। वो अपने लोगों से दुश्मनी निभाने के लिए कुख्यात थे, लेकिन रफी साहब के साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। ये दोनों हस्तियां पंजाब से मुंबई आई थी, इसलिए दोनों आपस में पंजाबी में बतियाते थे और खूब मजाक करते थे। इसीलिए रफी साहब को लगा कि उन्हें जल्द से जल्द ओपी नैयर की नाराजगी को दूर करना होगा। उन्होंने ओपी नैयर के साथ लिव इन में रहने वाली आशा भोसले समेत उनके कई करीबियों तक अपनी बात पहुंचाई और फिर कोशिशों के बाद नैयर से मुलाकात की। इस मुलाकात में रफी साहब ने नैयर से कहा कि भाई, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मुझे संगीतकार ने जो गाना दिया उसे गा दिया, इससे ज्यादा मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। ओपी नैयर भी रफी साहब की सज्जनता को जानते थे। उनका मन तो पहले से ही नहीं मान रहा था कि उनके संगीत पर सांवलिया निशान लगाने वालों में रफी साहब का भी नाम शामिल हो सकता है। इसलिए उन्होंने रफी साहब से कहा कि मैं तुझे जानता हूं, तू ऐसा कभी नहीं करेगा। इस तरह इस विवाद का अंत हुआ और रफी साहब और ओपी नैयर के बीच जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई थी वो कामयाब नहीं हुई। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।